हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टीलोमियर एंड टीलोमेरेज। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इस प्रकार से एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है और उसके जो अंतिम खंड होते हैं ये अंतिम खंड टीलोमियर कहलाते हैं। ये भी टीलोमियर कहलाते हैं। इनको हम अंत्यखंड ही कहते हैं। हिंदी में कहें तो अंत्यखंड होता है, अंग्रेजी में कहें तो हम टीलोमियर होता है। तो ये टीलोमियर है, ये क्रोमोसोम के सबसे अंतिम खंड, इनको हम क्रोमोसोम की कैप भी कहते हैं। दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस फॉर क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो टीलोमियर सीक्वेंस है, ये टीलोमियर सीक्वेंस एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होती है। टीलोमियर के बारे में अगर हम देखें तो टीलोमियर इज ए रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, जो किससे संबंधित होती है? स्टेबलाइजेशन से संबंधित होती है। किसके स्टेबलाइजेशन? क्रोमोसोम के स्टेबलाइजेशन। देखिए, अगर ये कैप या टीलोमियर ना हो तो ये जो दूसरे क्रोमोसोम है वो भी इस तरह से है। वहां दूसरे क्रोमोसोम का यहाँ पर टीलोमियर है ये। तो अगर ये टीलोमियर ना हो, इनकी कैप ना हो, तो जो क्रोमोसोम है ये आपस में फ्यूज हो सकते हैं। तो इनको फ्यूज से रोकने के लिए दूसरा सेल डिवीजन के बाद स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस, ये सब काम होता है किसका? टीलोमियर का होता है। तो ये अगर देखा जाए तो इसके साथ ये एक डीएनए सीक्वेंस है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है जो टीलोमियर के अंदर पाई जाती है। कुछ प्रोटीन्स भी होती है जो इसके साथ पाई जाती है। देखो, जो टीलोमियर है वो अंतिम खंड है और अंतिम खंड पर जो डीएनए की श्रृंखला है वो इस तरह से कर्ल, मुड़ी हुई, कुछ बैंड लिए हुए इस तरह से होती है। तो ये कैप बन जाती है ऐसे। और ये जो सीक्वेंस है डीएनए की, ये सीक्वेंस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है। तो कुल मिलाकर के एक चीज और है कि ये कॉमनली फाउंड, यानी कि सामान्य रूप से इन यूकैरियोटिक सेल, केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही ये पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, केवल यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये बिल्कुल नहीं पाए जाते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम जो की संरचना नहीं होती है। नेक्स्ट, इसकी जो खोज है, सबसे पहले इनकी जो खोज है वो दो वैज्ञानिक, एक तो है मोलर जिन्होंने फ्रूट फ्लाई के अंदर की, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, एंड दूसरे है बारबरा मैकलिंटॉक। ये लेडीज साइंटिस्ट है, बारबरा मैकलिंटॉक। ये लेडीज साइंटिस्ट है जिन्होंने मेज के अंदर कुछ ऐसी सीक्वेंस की खोज की जो अंतिम सिरे पर या टर्मिनल रीजन पर पाई जाती है। एक और वैज्ञानिक जिनका नाम है ओलोवनिकोव, ये और वैज्ञानिक हैं। ओलोवनिकोव ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, यानी कि उन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं, क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं यानी कि टीलोमियर्स, ये कभी भी कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं होते हैं। कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं?
इसको हम कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। इसके बारे में हम जानेंगे, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम यानी एंड में होता है और एंड वाले सिरे का रेप्लिकेशन नहीं होता है, कंप्लीटली नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अब जो रिपीटेटिव सीक्वेंस की हम अगर यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक जाति में रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है उसकी जो न्यूक्लियोटाइड की जो क्रम है वो अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन के लिए हम लें तो ह्यूमन के अंदर T T A G G G होता है। तो अगर हम इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा हम लार्ज कर दें तो यहाँ पर केवल हमको ये चीज दिखाई देती है, T T A G G G, 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 T T A, इस तरह से हमको इस पूरे के पूरे कैप पे केवल और केवल T T A G G G, T T A G G G रिपीटेटिव सीक्वेंस दिखाई देगी। इसलिए हम इसको कहते हैं भाई रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होती है। इसकी जो संख्या है वो भी अलग अलग होती है, लगभग 300 तक हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस भी सभी के अंदर अलग अलग होती है, इसका क्रम भी अलग अलग होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड्स जो है जैसे मानव के अंदर 6 हैं और ये पाए जाते हैं टीलोमियर में। ऐसे ही अगर कोई बिल्ली है उसके क्रोमोसोम में अलग पाए जाएंगे, ज्यादा हो सकते हैं, इनकी जो रिपीट है वो ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टीलोमियर्स की जो रिपीटेड सीक्वेंस है, जो टीलोमियर्स हैं ये केवल नॉन कोडिंग पार्ट में होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट में। दिस इज द नॉन कोडिंग पार्ट, या इसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। हेट्रोक्रोमेटिक रीजन के अंदर ये होता है, इनका कभी भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होता है, यानी कि ये कभी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। बस इनका काम केवल एक ही होता है, क्रोमोसोम की मेंटेनेंस को बनाए रखना, बस ये काम होता है। अब हम एक चीज देखते हैं कि आफ्टर एवरी रेप्लिकेशन, यानी कि हर एक रेप्लिकेशन के बाद, मिटा देता हूं, हर एक रेप्लिकेशन के बाद जो टीलोमियर है उसकी लंबाई घटती है। हर एक रेप्लिकेशन के बाद टीलोमियर की लंबाई घटती है, ठीक है। एक चीज और, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे मैं तो जर्म सेल, एक होती है कैंसर सेल, एक होती है स्टेम सेल और कुछ WBCs होती है। इनमें टीलोमियर की जो लंबाई है वो बराबर पाई जाती है। थोड़ा सा जरा पिछले जो स्टेटमेंट था मैंने बताया था कि हर रेप्लिकेशन के बाद टीलोमियर की जो लंबाई है वो घटती है। टीलोमियर रिपीटेटिव सीक्वेंस है और इसकी जो लंबाई है यानी कि ये बार बार कई बार हो सकती है, 1000 बार, 10,000 बार, कितनी बार भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो इन सेल्स के अंदर बरकरार रहती है। अब एक बार सोचिए, अगर कोई सेल बार बार डिवाइड हो रही है, उसका रेप्लिकेशन होने के बाद जो टीलोमियर की लंबाई है वो घट रही है ना, तो अगली बार जो पीढ़ी आएगी उसके अंदर तो डीएनए या जो क्रोमोसोम है वो छोटा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके लिए पाया जाता है टीलोमरेज एंजाइम। तो ये जो 3 सेल हैं, जर्म सेल, कैंसर सेल एंड स्टेम सेल, इन सेल्स के अंदर टीलोमरेज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से जो टीलोमियर है उनकी लंबाई में कोई डिफरेंस नहीं होता है। टीलोमियर बाकायदा उतने ही लंबे हो जाते हैं। इसीलिए जब जर्म सेल से यानी कि जब 2 युग्मक एक साथ मिलते हैं, जब 2 युग्मक एक साथ मिलकर के जब जाइगोट बनाते हैं तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती है उसमें टीलोमियर की लंबाई पूरी होती है। वो बूढ़ा नहीं होता है कि वो जन्म लेते ही बूढ़ा हो गया, नहीं। दूसरी बात, एक बात बतानी है कि टीलोमियर जो है ये सीनेसेंस
यानी कि एजिंग के प्रोसेस से संबंधित है। ये भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, एजिंग के प्रोसेस, एजिंग एंड सीनेसेंस। सीनेसेंस से संबंधित है। इसको हम कहते हैं जीर्णता, हिंदी में जीर्णता, और इसको हम कहते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा, एजिंग। ठीक है, हम जानते हैं कि हर, चाहे वो प्लांट्स हैं और चाहे वो एनिमल्स हैं, प्रत्येक के एक लाइफ साइकिल होता है, एक लाइफ स्पेन होता है, एक जीवन काल होता है, और उस जीवन काल में उसे जन्म लेकर के मरना पड़ता है। तो जन्म से और मरने तक का जो पूरा क्रम है, चाहे वो इंसान के लिए है चाहे वो किसी पादप के लिए है, उसे हम कहते हैं उसका लाइफ साइकिल। और ये जो लाइफ साइकिल है ये संबंधित है किससे? टीलोमियर से। देखो मैंने बताया था कि हर रेप्लिकेशन के बाद टीलोमियर की लंबाई कम होती जाती है। ठीक है, जब जर्म सेल से जाइगोट का निर्माण हुआ तो उसमें वापस से टीलोमियर बन गए, लेकिन जब वो बढ़ रहा है, बढ़ते हर बार उसकी सेल रेप्लिकेट हो रही है, हर रेप्लिकेशन के बाद उसकी टीलोमियर की संख्या जो लंबाई है वो कम हो रही है, तो उसकी वजह से उसका जो जीर्णता है उसमें दिखाई देती है। अब देखो बात ये है कि जब लास्ट में टीलोमियर यहाँ से टूट रहा है, ध्यान देना कि रेप्लिकेशन के बाद जब टीलोमियर यहाँ से टूट रहा है तो हर रेप्लिकेशन के बाद टूटता है, कुछ बनता है टीलोमरेज के द्वारा, लेकिन टूटता फिर भी है, बनता है लेकिन फिर भी टूटता है। तो एक बार एक समय ऐसा आता है कि टूटते खत्म हो जाता है, और जो अपने जो आवश्यक जो जीन्स होते हैं वो भी टूटने लग जाते हैं। यानी कि जो आवश्यक जो क्रोमोसोम का खंड है जिसकी जीन की प्रोटीन की आवश्यकता हमें होती है वो भी टूटने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर सीनेसेंस आती है और धीरे धीरे वो बुढ़ापा होता आ जाता है, और बूढ़ा होने के बाद वो धीरे धीरे मर जाता है। तो ये क्रमिक मृत्यु को हम कहते हैं सीनेसेंस। तो क्रमिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार होता है कौन? टीलोमियर। देन कैंसर सेल कभी मरती नहीं है, इमोर्टलाइज्ड सेल है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो टीलोमरेज की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। टीलोमरेज जो एंजाइम अभी हम देखेंगे किस प्रकार से काम करता है। तो कैंसर सेल में टीलोमरेज की एक्टिविटी ज्यादा होती है, जिससे इसमें टीलोमियर टूटते कम है। जब कम टूटते हैं तो ऐसी सेल को जीर्णता और बुढ़ापा आता ही नहीं है और ये मरती नहीं है, तो ये इमोर्टल सेल हो जाती है, इमोर्टलाइज्ड, यानी कि अमर सेल्स। उसके बाद स्टेम सेल्स तो है ही। स्टेम सेल के अंदर तो ये एक ऐसी सेल होती है जिससे हम किसी ऑर्गेन को या किसी प्लांट को या किसी जीव को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल के अंदर भी जो टीलोमरेज है उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से टीलोमियर की लंबाई कम होती है और किस प्रकार से टीलोमरेज दोबारा से टीलोमियर को बनाता है। देखिए, हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। एक ये श्रृंखला है, दूसरी ये श्रृंखला है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस समय एक श्रृंखला पर एक प्राइमर आके जुड़ता है और ये प्राइमर फिर इस श्रृंखला पर रेप्लिकेशन कर देता है। तो यहाँ पर ये इसका 5 प्राइम है, यहाँ पर ये इसका 3 प्राइम है। ठीक है, इस श्रृंखला पर जिस पर डीएनए का रेप्लिकेशन लगातार होता है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी जो श्रृंखला होती है, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। इस पर प्राइमर जो है वो जगह जगह पर, इनकी कई प्राइमर होते हैं, इस तरह से जुड़ते हैं और फिर यहाँ रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। कंप्लीट कैसे होता है? देखो, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो इस तरह से रेप्लिकेशन को कंप्लीट करता है। दिस इज द यहाँ 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ठीक है, देखो डीएनए पॉलीमरेज जो है
वो श्रृंखला को तभी बढ़ाता है जब उसको 3' OH फ्री ग्रुप मिलता है। अब क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है तो उस समय दो एंजाइम, एक का नाम है RNase-H और एक कारक होता है FEN1, ये दोनों कारक मिलकर प्राइमर को हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? देखो, प्राइमर का हटना जरूरी है क्योंकि प्राइमर जो है वो आरएनए का बना है और डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो डीएनए में आरएनए की श्रृंखला का कोई काम नहीं है। तो जो प्राइमर है, ये प्राइमर, ये प्राइमर, ये प्राइमर, ये प्राइमर, तो ये सारे प्राइमर यहाँ से हट जाते हैं। तो अगली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यही मिटा रहा हूँ उसको। अगली जो स्थिति है वो ये हो जाती है इस तरह से, जहां पर भी प्राइमर लगा हुआ है वो सारा प्राइमर निकल जाता है RNase-H और FEN1 के द्वारा, और इस जगह पर आता है अब कौन? DNA पॉलीमरेज अल्फा। DNA पॉलीमरेज अल्फा, तो DNA पॉलीमरेज अल्फा आता है और वो इस तरह से जिस जगह पर रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, यानी कि जहां से प्राइमर निकला है उस जगह पर भी इस तरह से रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर देता है और इस तरह से श्रृंखला बन जाती है। तो देखो, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है इस पर तो जो रेप्लिकेशन है वो लगातार होता है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इस पर रेप्लिकेशन लगातार नहीं होता है, यहाँ रेप्लिकेशन खंडों में होता है। इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जो खंड बनते हैं उन खंडों को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब समस्या यहाँ आती है भाई, ये आ गया यहाँ पर 5', ये आ गया यहाँ पर 5'। मैंने बताया कि जो भी आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको 3'OH चाहिए, बिना 3'OH के वो बिल्कुल भी नया न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ेगा। तो देखो, यहाँ से अगर हम चलते रहे तो यहाँ 5' था, यहाँ पर जब ये आया था तो यहाँ पर भी इसको 3'OH मिल रहा था, तो उसने इस दिशा में यहाँ से रेप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5' to 3' था, तो यहाँ भी इसको मिल गया। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ भी 5' 3' था, तो यहाँ भी इसको 3'OH मिल गया। तो इस तरह से उसने लगातार डीएनए का रेप्लिकेशन कर दिया। अब समस्या यहाँ आती है इस जगह पर, तो यहाँ पर हो गया ये 5', ठीक है, 3' है ही नहीं। जब 5' हो गया तो अब इस जगह पर डीएनए पॉलीमरेज कभी आके नहीं जुड़ेगा। तो देखो, इतना जो खंड है ना, ये रेप्लिकेशन हुए बिना रह जाता है, रेप्लिकेशन हुए बिना रह जाता है। इसे हम कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, इसको हम कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। दोबारा से एक बार ध्यान दीजिए कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें जो अंतिम प्राइमर है जब वो हट जाता है तो उस जगह पर 5' होता है, ना कि 3'। जब 3' नहीं है तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इस जगह पर नए न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ पाता है। जब नहीं जोड़ पाता है तो उस कंडीशन में ये जो पार्ट है डीएनए का, ये रेप्लिकेट हुए बिना रह जाता है। तो अब देखो, अगला जो रेप्लिकेशन, मतलब इस रेप्लिकेशन की वजह श्रृंखला बनी है उसमें ये छोटी हो गई, इससे अगला बार फिर रेप्लिकेशन होगा तो ये और छोटी हो जाएगी, फिर और रेप्लिकेशन हुआ तो ये और छोटी हो जाएगी, फिर और छोटी हो जाएगी। तो इस तरह हर रेप्लिकेशन के बाद जो टीलोमियर हैं उनकी लंबाई जो है वो कम होती जाएगी, और जिससे एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो हमारे एसेंशियल जीन है, यानी कि जो क्रोमोसोम के जो खंड जहां पर जीन उपस्थित है वो भी टूटने लग जाते हैं, तो जीर्णता और बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। अब ये तो हो गई एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है टीलोमरेज। देखो, टीलोमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये उतना जितना टूटता है उतना तो नहीं बना पाता है, लेकिन फिर भी कहीं तक उसको सही कर देता है। देखो, जिन जीवों की लाइफ साइकिल कम डेज की होती है, जैसे चूहे की कम दिनों की होती है, तो उनमें टीलोमियर के टूटने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जिनमें लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है, जैसे मतलब हाथी की बात करें तो जिनमें लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है उनमें टीलोमियर धीरे टूटते हैं, इसलिए उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है, ठीक है। लाइफ स्पेन से ही मतलब है जीवन चक्र जो है ना, या जीवन काल जो है वो टीलोमियर और टीलोमरेज से जुड़ा हुआ है। अब देखिए टीलोमरेज एक्टिविटी कैसे करता है, इसको मिटा रहा हूं।
अब केवल लेजिंग स्ट्रैंड को बनाना है, लीडिंग को नहीं बनाना। ये हमारा पेरेंटल डीएनए है ना। और ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है। अब हम कह रहे हैं भाई हर किसी के पास एक सीक्वेंस होती है, यानी कि ये जो इसकी ओवरऑल सीक्वेंस है, इस पर एक सीक्वेंस है जिसको मैं यहाँ से मिटा के लिख रहा हूँ, क्योंकि तो यहाँ टीलोमियर है ना, तो टीलोमियर पर क्या होता है, टीलोमियर पर एक सीक्वेंस है जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, बार बार वही आएगी। तो यहाँ पर सीक्वेंस है P G G G G, 4 टाइम G P T, इस तरह से, और फिर 4 बार G, और फिर P T, फिर G। अब जो अपना टीलोमरेज है, तो टीलोमरेज एक एंजाइम है, इसको राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन कहते हैं। इसके अंदर भी एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। अब वो सीक्वेंस क्या है, देखो, C A A C C C C A, ये सीक्वेंस मान लीजिए इसके अंदर है, ठीक है, ये अपना टीलोमरेज है। और ये जो सीक्वेंस है ये आरएनए की सीक्वेंस है, आरएनए सीक्वेंस, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि ये डीएनए की श्रृंखला पर आरएनए की श्रृंखला पर डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो टीलोमरेज है, ये टीलोमरेज लास्ट के जो 2 ये हैं, ये वाले, ये इस जगह पर आकर जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, देखो, ये जुड़ता है इस तरह से। तो देखो यहाँ पर तो होगा A, ये होगा C, फिर उसके बाद यहाँ इसकी श्रृंखला है C C C A A C, इस तरह से, तो यहाँ जुड़ गया। अब जो इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी है, उसकी वजह से जो डीएनए है उसका निर्माण होता है। वहां पर G हो जाएगा, G G P T G, फिर ये और आगे सरकता है। अब यहाँ तक था, अब ये और आगे आता है, तो भाई यहाँ से ये बना हुआ है, मैं इसको निशान लगा रहा हूँ नीचे, यहाँ से ये, अब ये और आगे सरकता है इस तरह से, यहाँ सरकता है, तो भाई ये A और C C C C A A C, फिर यहाँ पर करता है G G G P P G, इस तरह से ये दूसरा निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से ये लगातार ये हमारा डीएनए इस श्रृंखला पर बन रहा है, जो कौन सी है, ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसके ऊपर बन रहा है। अब होता ये है कि एक बार जब टीलोमरेज इस तरह से जोड़ देता है, तो उसके बाद फिर ये टीलोमियर हट जाता है, ठीक है, हट गया। अब इसके ऊपर आता है प्राइमर, कौन आएगा, अब आता है इस पर प्राइमर। तो प्राइमर जो है वो इसकी जैसे ये G है, तो यहाँ पर ये C A A C C, इस तरह से लगा, ये प्राइमर है। और ये प्राइमर आकर के फिर इस पर इस तरह से डीएनए का निर्माण करता है। प्राइमर प्लस डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, इस तरह से, यानी कि जो श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो रही थी, अब वो और बढ़ जाती है।
तो ऐसा मैंने केवल 2 बार ही दिखाया, ऐसा बहुत बार दिखाया है। अब देखो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर ये 5' है तो ये 3' है, ये यहाँ पर क्या है 5' है, ये खुद एक प्राइमर है, ये वाला प्राइमर है। तो ये प्राइमर है, जो ये प्राइमर फिर हटेगा, यहाँ पर कौन आएगा, RNH आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये प्राइमर हट जाएगा, तो प्राइमर हट गया, यहाँ पर क्या रहेगा, ये 5'। अब ये जो श्रृंखला बची है ये फिर दोबारा से एक सिंगल स्टैंडर्ड रह गई, ठीक है। अब इस श्रृंखला को हटाने के लिए वही अपना FEN1 एंजाइम या प्रोटीन आती है, जो इसको यहाँ से हटा देती है, यहाँ से हटा देती है। इस तरह से हमारा जो एक्चुअल जो DNA है वो अपना यहाँ तक है, ये हमको बढ़ाना है क्योंकि ये टीलोमियर है। अगर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये हट जाएगा। अब देखिए जरा कि FEN1 यानी कि हमने कितना DNA रेप्लिकेट किया टीलोमरेज से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खंड तो टूट गया। अब हर बार जब रेप्लिकेशन होगा तो इतना इतना खंड हर बार हटेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से आगे अपना एसेंशियल DNA है जो हमको चाहिए, जो हमारे काम का है। इधर वाला टीलोमियर कोई काम का नहीं है, बल्कि टीलोमियर इसकी मेंटेनेंस को बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये कोई प्रोटीन तो बनाता नहीं है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से टूटेगा तो टीलोमियर धीरे धीरे टूटना शुरू होगा, तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, अपना एसेंशियल जीन है ना, ये भी टूटने लग जाएगा, धीरे धीरे ये टूटने लग जाएगा, ऐसे ऐसे। तो स्टार्ट हो जाएगी जीर्णता और बुढ़ापा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि टीलोमियर और टीलोमरेज क्या है, बुढ़ापा क्यों आता है, हम क्यों मरते हैं, ठीक है। अगर हमको बुढ़ापे को रोकना है या मरने से बचना है तो फिर टीलोमियर को बचाना होगा। अब टीलोमियर को बचाने के लिए, अब देखो जैसे कैंसर सेल है मान लीजिए, तो इस कैंसर सेल को मारने के लिए हम क्या करते हैं कि टीलोमरेज की जो एक्टिविटी है उसको कम करने वाली दवाई देते हैं, जिससे कि टीलोमरेज की एक्टिविटी कम हो, कैंसर सेल ऑटोमेटिकली अपने आप मरे, जिससे कैंसर ना हो, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर की बात है कि पूरा खेल जो है ना वो जीवन चक्र में टीलोमरेज का है। अगर आप टीलोमरेज को बचा लेंगे तो आप कभी मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर ऑन टीलोमियर एंड टीलोमरेज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।